नमस्कार दोस्तों। कल 14 जुलाई को भारत के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। भारत का चंद्रमा के लिए ये तीसरा मिशन है। इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भेजे जा चुके हैं। तो लास्ट जो चंद्रयान 2 था वो 2019 में भेजा गया था। अब ये चंद्रयान 3 है, वो चंद्रयान 2 के बचे हुए कामों को पूरा करेगा। देखो इसका उद्देश्य क्या है। देखो ये क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर को उतारेगा। ये देखो, ये दिख रहा होगा, ये लैंडर है, ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, उतरेगा। और इस लैंडिंग को सॉफ्ट लैंडिंग बोला गया, मतलब आराम से उतरेगा। चंद्रयान 2 में क्या हुआ था कि चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और ये इससे टकरा गया, अर्थात वो अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाया, कम नहीं कर पाया और धरातल से टकरा गया और क्रैश हो गया। लेकिन अब ये प्रयास किया जा रहा है कि इसकी आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए। तो पहला उद्देश्य तो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराना, इस तकनीक में निपुणता हासिल करना। दूसरा, इसको उतारने के पश्चात इसमें से एक रोवर को नीचे उतारा जाएगा। देखो इसके टायर लगे हैं, ये एक रोबोट है जो नीचे उतरेगा और ये क्या करेगा, उतरने के बाद आसपास की चट्टानों का परीक्षण करेगा, उनका प्रयोग करेगा, उन पर अनुसंधान करेगा, उनके बारे में जानकारी को एकत्रित करेगा। तो इसको लैंडर को उतारा जाएगा, इसमें से रोवर निकलेगा और आसपास की चट्टानों का या चंद्रमा की सतह का परीक्षण करेगा। इन सिटू बोला जाता है, इन सिटू एक्सपेरिमेंट्स करेगा। और देखो इसके बाद क्या एक और जानकारी आपको चाहिए कि ये उतरेगा कहाँ। देखो इसको दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, देखो ये चंद्रमा है तो ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो जो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो हमेशा अंधेरे में रहता है, यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानों के टकराने से जो अंतरिक्ष से गिरती हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन गए जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। और माना जाता है कि कई क्रेटर तो ऐसे हैं जहां अरबों वर्षों से प्रकाश की एक भी किरण नहीं पहुंची है, अर्थात अरबों वर्षों से वहां पर हाइड्रोजन, जल, ये सब जमी हुई अवस्था में है। वहां पर जो पदार्थ हैं, चट्टाने हैं, वो जमी हुई अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये जो साउथ पोल है, यहाँ पर जल जमी हुई अवस्था में, अर्थात बर्फ है, हाइड्रोजन जमी हुई अवस्था में है, मटेरियल है वो जमी हुई अवस्था में, अर्थात उनमें कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, अरबों सालों से वो उसी अवस्था में है। अगर इस क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे तो हमें सोलर सिस्टम, जो हमारा पूरा का पूरा सौर तंत्र है, इसका निर्माण कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे हमें यहाँ से क्लू मिलेंगे, या हमें क्या कहें, बहुत सारे निशान मिलेंगे। तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पर कोई भी देश नहीं पहुंचा है। भारत अगर यहाँ पर लैंड कर जाएगा तो भारत ऐसा पहला देश होगा। चंद्रयान 2 को भी यहीं के लिए भेजा गया था लेकिन वो लैंड नहीं कर पाया। इससे पहले देखो चाइना का चैंगी 4 यहाँ पर पहुंचा है, लेकिन वो भी इस पोल पर नहीं है, इससे थोड़ा दूर है, देखो यहाँ पर। और यूएसए का भी एक यहाँ है। तो अभी तक कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंचा। देखो ज्यादातर जितने भी हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में है, देखो बीच वाले पार्ट में यहाँ पर है। तो अभी तक चंद्रमा पर पहुंचने वाले 3 ही देश हैं, एक तो रशिया, दूसरा यूएसए और तीसरा चाइना। और अगर भारत पहुंच जाता है तो भारत ऐसा चौथा देश होगा जो इस पर लैंड किया। इससे पहले भी जापान हुआ, इजराइल हुआ, उन्होंने भी प्रयास किए लेकिन वो भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो अभी तक अगर भारत पहुंच गया तो चौथा देश होगा। तो ये साउथ पोल पर पहुंचेगा। तो साउथ पोल पर पहुंचेगा तो इसका इंपॉर्टेंस हमने अब देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसके घटक कैसे और कैसे इसको वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो हमें उससे पहले देखना होगा कि इसके कंपोनेंट कौन से हैं। देखो इसके घटक 2 तो हमने देख लिए। एक तो क्या होगा, लैंडर होगा और इसमें से निकलेगा रोवर। तो ये तो 2 तो ये घटक हैं इसके। तीसरा घटक देखो क्या है, इसका नाम है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है, इसके अंदर रोवर को और लैंडर को फिट किया जाएगा, अर्थात लैंडर और रोवर इसके अंदर रखे जाएंगे और ये इन लैंडर और रोवर को सही जगह पर पहुंचाएगा, चंद्रमा के पास पहुंचाएगा। अब इसको डिटेल में देखेंगे कैसे ये काम करता है। और इन तीनों को अब क्या कर दिया, एक तरह से ये प्रोपल्शन मॉड्यूल में ये तीनों है, लैंडर भी है, रोवर भी है और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल खुद भी है। अब क्या होगा, अब तीसरा जो इसका जो भाग आता है वो है लॉन्च व्हीकल, अर्थात पृथ्वी से अगर इसे अंतरिक्ष में भेजना है तो कोई वाहन तो चाहिए। तो वो वाहन है ये, इसका नाम है LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसे GSLV MK3 भी कहा जाता था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। तो ये GSLV MK3 का रूप है जिसे LVM-3 भी कह दिया जाता है। बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट है जो क्या करता है, सैटेलाइट्स को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो ये दूर तक सैटेलाइट्स को ले जाने में काम आता है और भारी सैटेलाइट्स को ले जा सकता है, बहुत पावरफुल है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे काम करेगा। देखो ये 3 चरण का बना हुआ, 3 फेजेस हैं इसमें, 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर लगे हैं सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ये सॉलिड मोटर्स हैं, देखो दोनों साइड में लगी हुई हैं। देखो ये
ये और ये, इन दोनों को बोला गया सॉलिड रॉकेट बूस्टर, इनका नाम है S-200। ये दो हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है, और इन दोनों में ठोस ईंधन पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, थ्रस्ट देगा, ये जलेगा तो ये नीचे की ओर धक्का देगा और आपका व्हीकल ऊपर की ओर जाएगा। तो दूसरे चरण में दूसरा फेज जो इसका है वो है L110 लिक्विड स्टेज। इसके अंदर तरल ईंधन का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में सॉलिड होगा ईंधन, दूसरे में लिक्विड होगा, और तीसरा जो है C25 क्रायोजेनिक स्टेज। इसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो ये 3 स्टेज का बना है। तो सबसे पहले ये जलेगा, फिर ये जलेगा, और लास्ट में क्रायोजेनिक स्टेज आएगी तो ये जलेगा। अब क्या होगा, अब जो हमने देखा था प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसके अंदर लैंडर और रोवर दोनों थे, इन दोनों को क्या किया जाएगा, इसके अंदर ऊपरी भाग में फिट कर दिया जाएगा, और इस भार को बोला जाता है पेलोड। जो हमने जितना भी हम सैटेलाइट का वेट इस पर रखते हैं, इस वाहन के अलावा उसे पेलोड कहा जाता है। तो इसके ऊपरी भाग में पेलोड रख दिया जाएगा। इसको इस तरह से देखो, इसमें फिट किया जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका ऊपरी भाग है, इसके अंदर इसको रख दिया जाता है। अब रखने के बाद ये पूरा सैटेलाइट तैयार हो जाएगा। अब इसको लॉन्च व्हीकल तैयार हो जाएगा। अब इसको लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्च किया जाएगा तो देखो यहां से सबसे पहले इग्निशन होगा, ये देखो यहां से S-200 जलेगा, ये जलेगा तो ये ऊपर उठेगा। तो फिर ये जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, लिक्विड स्टेज आ जाएगा, लिक्विड ईंधन जलने लगेगा। जब लिक्विड ईंधन जलेगा तो ये ऊपर चलेगा, तो ये सॉलिड वाले जो मोटरें थी इनको अलग हो जाएंगे क्योंकि ये जल चुकी हैं। फिर ये धीरे धीरे लिक्विड फेज बर्न करेगा, फिर धीरे धीरे लिक्विड फेज भी अलग हो जाएगा क्योंकि सारा ईंधन जल चुका है। फिर आपका क्रायोजेनिक इंजन जलेगा, इसमें क्या होगा, ईंधन जलना शुरू होगा, तो ये काम करना शुरू करेगा, और लास्ट में ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और सिर्फ आपका कौन सा, प्रोपल्शन मॉड्यूल ही बचेगा। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल को ही क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में डाला जाएगा, किसकी सहायता से, GSLV Mk3 या LVM3 की सहायता से। तो देखो अगर मैं इसको देखूं कि कैसे ये काम करेगा, तो इसको हम देखो इस तरह से देख सकते हैं। देखो ये इस तरह से काम करेगा, इसकी प्रोसेस क्या है देखना। ये हमारा GSLV Mk3 था, इसके द्वारा हमने हमारा जो स्पेस स्टेशन है वहां से हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, लॉन्च व्हीकल को यहाँ से लोचर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो जब लॉन्च किया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये पृथ्वी के पास की कक्षा है 170 किलोमीटर की, ये 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको डाल देगा। इस तरह से डालेगा कि ये जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल था यहां से घूमता हुआ ये सबसे दूरस्थ बिंदु जो होगा ये 36,500 किलोमीटर का होगा। तो ये पास में है, ये जो दूरी है ये है लगभग कितने की, 170 किलोमीटर की, ये है 170 किलोमीटर यहां पर, और प्रोपल्शन मॉड्यूल को डाल दिया। अब ये पृथ्वी के चारों ओर घूमना शुरू करेगा, और ये अधिकतम दूरी जाएगा, इस कक्षा की दूरी है 36,500 किलोमीटर, यहां तक जाएगा। अब क्या होगा, अब चंद्रमा तो बहुत दूर है, तो करना क्या है, ये क्या करेगा, जब भी यहां आएगा तो इसमें जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसमें भी ईंधन पाया जाता है। तो इसका जैसे ही इसमें से क्या किया जाएगा, पृथ्वी से संदेश भेजा जाएगा और ये इसमें ईंधन जलने लगेगा और ये अपनी कक्षा को बढ़ा देगा। तो यहां से ये अपनी कक्षा को बढ़ा के यहां ले जाएगा। तो ये देखो ये ऊपरी कक्षा में घूमने लगा। फिर ये जब आएगा तो फिर इसकी कक्षा को बढ़ा दिया जाएगा, फिर इसकी कक्षा को बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे करके पृथ्वी से इसकी कक्षा को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो ये दूरी देखो बढ़ते जा रहा है, और यहां पर देखो ये चंद्रमा है। तो अब इसकी कक्षा को जब बढ़ाया जाएगा तो जब ये यहां पहुंचेगा तो अगली बार इसकी कक्षा को क्या कर दिया जाएगा, और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जब ये अगली बार इसकी कक्षा को बढ़ाया जाएगा तो इसकी कक्षा इतनी बड़ी होगी कि ये चंद्रमा के पास तक जाएगी। और जैसे ये चंद्रमा की कक्षा के पास पहुंचा, चंद्रमा के पास पहुंचा, तो चंद्रमा की ग्रेविटी से खींच लेती है। चंद्रमा क्या करेगा, इसको अपने गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी ओर खींच लेगा। तो ये क्या करेगा, अब चंद्रमा के चारों तरफ इस बड़ी वाली कक्षा में घूमना शुरू कर देगा, जो इसके चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सबसे बड़ी कक्षा में घूमेगा यूं। अब क्या किया जाएगा, देखो इसमें हमने कक्षा को बढ़ाया था, अब ये चंद्रमा के चारों ओर घूमने तो लगा। अब ये जब चंद्रमा के चारों ओर घूमेगा, अब क्या किया जाएगा, इसकी कक्षा को छोटा किया जाएगा। देखो यहां आएगा तो इसकी कक्षा को देखो छोटा किया, ये ईंधन का यूज कर करके वो किसमें था, प्रोपल्शन मॉड्यूल में था। इट मींस क्या, 170 किलोमीटर पर हमने एक बार GSLV के माध्यम से इसको डाल दिया, तो उसके बाद जो काम करता है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल ही काम करेगा। तो यहां पर फिर इसकी कक्षाओं को क्या किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, और अंत में 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में इसको डाल दिया जाएगा। अर्थात जो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल था वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अब आ गया और चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर काटने लगेगा। तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो पहुंचा चंद्रमा के पास, ये 4-5 महीने इसके ऊपर चक्कर काटता
रहेगा और अध्ययन करता रहेगा चंद्रमा का। लेकिन अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल तो यहां पहुंच गया, अब क्या किया जाएगा? अब इस प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को छोड़ा जाएगा। अब लैंडर इसमें से क्या निकलेगा? निकलेगा बाहर। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में जो हमने ये देखा था अभी, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल था ये वाला, इसमें से अब लैंडर निकल आएगा। तो लैंडर जब निकलेगा तो उसको इस तरह से अब क्या किया जाएगा? चंद्रमा की ओर भेजा जाएगा। और ये जब चंद्रमा की ओर नीचे की ओर आएगा तो अपने ईंधन का यूज करेगा, थ्रस्टर यूज करेगा। इसकी स्पीड कम हो, नीचे की ओर धक्का लगाएगा, वो ऊपर की ओर थ्रस्ट देगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होगी और ये धीरे धीरे क्या करेगा? चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। और उतरने के बाद इसमें से रोवर निकलेगा और ये आसपास की चट्टानों का अध्ययन करेगा, आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करेगा। ये थोड़ी दूर तक चलेगा रोवर। तो हमने क्या किया? कक्षाओं को पहले तो पृथ्वी से कक्षाओं को बढ़ाया, फिर जब चंद्रमा पर पहुंच गए तो इसकी कक्षाओं को कम किया। तो इसके यही 3 घटक थे, एक था लैंडर, दूसरा था रोवर और तीसरा था आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो यही 3 मेनली काम कर रहे हैं, करेंगे यहां पर पहुंचने के बाद। अब देखो इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है। देखो इसके बाद हमें देखना होगा कि ये इसमें ऐसे कौन कौन से उपकरण है जो वहां पर यूज किए जाएंगे। देखो ये रहा आपका लैंडर है और ये आपका रोवर है। तो ये वहां पर कितने दिन काम करेगा? 1 लूनर डे, एक चंद्रमा दिवस। एक चंद्रमा का एक दिन जो 14 दिन का होता है पृथ्वी के समान। अगर मैं पृथ्वी के दिन से तुलना करूं तो पृथ्वी पर कितने दिन? 14 दिन, और चंद्रमा पर एक दिन एक ही बराबर है। तो वहां पर चंद्रमा के हिसाब से एक ही दिन काम करेगा, लेकिन पृथ्वी के हिसाब से 14 दिन हो जाएंगे वहां। तो ये 14 दिन काम करेगा। और इसमें पेलोड कितने? 3, अर्थात इनमें भी आगे उपकरण रखे गए हैं। अगर मैं कहूं ये जो आपका लैंडर है, इसमें भी कई सारे उपकरण हैं जो वहां पर चंद्रमा का अध्ययन करेंगे। वो कितने उपकरण है? 3 है। और जो रोवर है इसमें भी कितने हैं? 2 है। अर्थात कुल मिला के इन दोनों में 5 पेलोड है। तो जो कि क्या करेंगे? चंद्रमा के आसपास अध्ययन करेंगे, उसकी सतह का अध्ययन करेंगे। अब देखो ये कौन कौन से हैं। देखो लैंडर पेलोड, मतलब लैंडर में कौन कौन से हैं। तो लैंडर में सबसे पहला है रंभा एलपी। ठीक है, इससे इसका क्या यूज है? देखो ये क्या करेगा? चंद्रमा की जो सतह है उसके आसपास जो आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, उनके घनत्व को पढ़ेगा। अर्थात एक तरह से केमिकल कंपोजिशन को देखेगा, रासायनिक संरचना को देखेगा। तो ये रंभा एलपी है। दूसरा देखो, दूसरा है चेस्ट, इसका नाम है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या करेगा? जहां ये उतरेगा वहां चंद्रमा की सतह के तापमान को देखेगा कि उनके तापमान की प्रॉपर्टीज क्या है, विशेषता क्या है, चंद्रमा का तापमान कितना है, क्या है, उन सबको ये देखेगा। देखो कैरी आउट द मेजरमेंट्स ऑफ थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लूनर सरफेस नियर पोलर रीजन। ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को देखेगा। तीसरा देखो क्या है? ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। जहां ये उतरेगा वहां आसपास भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा ILSA। तो ये तीनों के तीनों किसमें? लैंडर में है। फिर आता रोवर। रोवर में 2 थे, देखो APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये क्या करेगा? देखो ये केमिकल कंपोजिशन का अध्ययन करेगा चंद्रमा की सतह का, कि उसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं चंद्रमा की सतह में, तो उसकी क्रस्ट में कौन कौन से कंपोनेंट है उनका अध्ययन ये करेगा। तीसरा क्या है? LIBS, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये क्या करेगा? उसके अंदर जो तत्व हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, आयरन जिसे बोलते हैं, उन सब का मिट्टी में अध्ययन करेगा। कौन भला? LIBS। और लास्ट जो एक और पेलोड बचा, देखो ये तो लैंडर का हो गया, ये रोवर का हो गया। एक जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके अंदर भी क्या है? एक उपकरण है जो चंद्रमा का अध्ययन करेगा। देखो ये क्या करेगा? इसका नाम है शेप, ये नासा द्वारा बनाया है। तो इसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। मतलब क्या? इसका अर्थ है कि ये क्या करेगा? अर्थ के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेगा, अर्थ से जो किरणें आती हैं उनके रिफ्लेक्शन का अध्ययन करेगा और देखेगा कि कौन से ऐसे छोटे छोटे ग्रह हैं जहां पर निवास किया जा सकता है, जो हैबिटेबल है, जहां पर निवास संभव है। तो ये हैबिटेबल प्लेनेट्स का अध्ययन करेगा कौन? शेप्स। तो ये किसमें है? ये आपके प्रोपल्शन मॉड्यूल में है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा क्या करेगा? चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा, और विशेषकर कौन से क्षेत्र में? पोलर रीजन में। इससे हमें आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी मिशन करने हैं उनमें सहायता मिलेगी, तकनीक का हम आगे यूज कर सकते हैं, चंद्रमा के बारे में हमें और अधिक जानकारी मिलेगी, चंद्रमा से हमें क्या मिल रहा है, सोलर सिस्टम का उद्भव हुआ वो कैसे, उसका भी पता लगेगा, जीवन कैसे अस्तित्व में है उसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा मिशन है जो चंद्रयान
2 के आगे की कड़ी है। चंद्रयान 2 में भी यही सब किया जाना था, लेकिन चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया। उसके 3 पार्ट थे। देखो इसमें कौन कौन सा है, देखो एक तो लैंडर है और दूसरा रोवर है। उसमें प्रपल्शन मिशन की जगह पर एक ऑर्बिटर था जो चंद्रमा के चारों ओर अभी भी घूम रहा है। तो अभी भी वो उसके चारों तरफ ऑर्बिटर है जो चंद्रयान 2 का है, वो घूम रहा है और उसका अब यूज भी किया जाएगा डेटा को प्राप्त करने में और इसको संचालित करने में। देखो एक चीज और जो ध्यान रखनी थी कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है। देखो चंद्रयान 2 जो था उसके अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट थे। अगर मैं देखूं तो चंद्रयान 2 में कंपोनेंट 3 थे, एक था ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। इसमें मुख्यतः भी क्या है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें क्या प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर है और रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसी के ऑर्बिटर का अब ये यूज करेगा। इसके अलावा देखो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट ऑन बोर्ड, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने थे। देखो 8 ऑन ऑर्बिटर, 8 ऑर्बिटर पर करने थे, 4 लैंडर के द्वारा, 2 रोवर के द्वारा। इसमें भी लैंडर है और रोवर है, तो वो लैंडर और रोवर सेम एक्सपेरिमेंट करेगा जो उसमें किया जाना था। अब ये तो सर वेट वगैरह ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। लाइफ कितनी है, कितने साल, कितने समय के लिए ये काम करेगा, तो ऑर्बिटर का काम था 1 साल का, ठीक है, लेकिन 1 साल से लेके 7 साल तक वो काम कर रहा है अभी भी, ठीक है। लैंडर और रोवर 1 लूनर डे था, यहाँ पर भी क्या है 1 लूनर डे है, लेकिन इसकी जो अवधि है वो कितनी है प्रोपल्शन मॉड्यूल की, 3 से लेकर 6 मंथ, मतलब 3 to 6 मंथ ही काम करेगा, अर्थात इसकी जो अवधि है वो उसकी तुलना में थोड़ी कम है। और तीसरा देखो लैंडिंग साइट कौन सी है। देखो ये था इसकी जो अक्षांश और देशांतर है वो देखो क्या है 70 डिग्री 70.9 डिग्री, और साउथ में मतलब दक्षिणी गोलार्ध में था 70.9 के पास, और ईस्ट की तरफ था 22.7 डिग्री। लेकिन ये देखो ये क्या है 69.36, लगभग उसी के आसपास है, थोड़ी सी चेंज की गई है साइड को, और 32.34 डिग्री ईस्ट है, थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ द साइड फॉर चंद्रयान, थोड़ा सा उससे हटके साइट है चंद्रयान 3 की। देखो डेज टू मून 42 दिन लेगा वहां तक पहुंचने में, इसको लगे थे 48 दिन पहुंचने में, ठीक है। अब एक चीज और, जो चंद्रयान 2 में क्या गड़बड़ हो गई थी, चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर थे, मतलब जब वो नीचे की ओर जाता है लैंडर में तो उसको थ्रस्ट देने के लिए 5 थ्रस्टर थे, लेकिन इसमें अब 4 ही थ्रस्टर यूज किए हैं। उसमें हुआ क्या, जब 5वां थ्रस्टर चला तो उसने क्या किया, उसको इम्बैलेंस कर दिया, थोड़ा उसमें फ्लक्चुएशन आ गया, वाइब्रेशन आ गया ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब लैंडर नीचे उतरेगा तो वो खुद ही क्या करेगा, नीचे की फोटो खींचेगा और डिसाइड करेगा कि मुझे यहां उतरना है। तो जब 5वां थ्रस्टर चला तो उसमें कंपन हुआ, तो वो जो इमेज था वो सही से नहीं ले पाया, इस वजह से इसमें दिक्कत होगी। इसलिए इस बार इसमें 4 ही थ्रस्टर का यूज किया गया है, और जो फोटो जो इसमें डाली जाएगी स्पेस पहले से ही इसके अंदर डाल दी जाएगी जो ऑर्बिटर ने खींच रखी है, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था उसकी इमेजेस का ही इसमें यूज कर लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें और क्या किया गया है, पहले जो इसकी उतरने की जो साइड थी लैंडर की, उसकी बहुत ही लिमिटेड स्पेस दिया गया था कि इतने में उतरना है, 500 इंटू 500 मीटर की जगह थी, लेकिन इस बार उस जगह का जो एरिया है जहां वो उतर सकता है उसको बढ़ा दिया गया है, उसे 4 इंटू 2.5 वर्ग किलोमीटर कर दिया है, मतलब काफी बड़ा एरिया अब उसको दिया गया कि इतने क्षेत्र में वो उतर सकता है। तीसरा क्या था कि लैंडर को अब और ज्यादा फ्यूल दिया गया, ईंधन ज्यादा दिया गया, अगर बाई चांस क्या हो, अगर उसे साइट को बदलना पड़े, कहीं और उतरना पड़े, तो वो उतर सके, उसके लिए उसमें ईंधन की मात्रा ज्यादा हो। तो ये सभी तरह के परिवर्तन क्या किए हैं चंद्रयान 3 में किए गए हैं, अपनी गलतियों से पिछले वाले जो इसमें जो गड़बड़ियां हुई उनसे सीख कर इसमें नई चीजें लाई गई हैं, और इसे अधिक एक्यूरेट बनाने की कोशिश की है कि ये मिशन क्या हो जाए, सफल हो जाए। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा था आपका कौन सा, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो ये सारा का सारा इसकी डिटेलिंग है, हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन आ जाए, तो इसकी पूरी की पूरी जितना इस पे हो सकता था हमने देख लिया। आपको सारे के सारे उपकरणों के थोड़े थोड़े नाम याद रखने हैं, डिटेलिंग याद नहीं रखनी है। तो और किसके द्वारा भेजा गया, कौन सी ऑर्बिट में भेजा गया, कितने दिन वहां रहेगा, कौन कौन से इसमें उपकरण यूज किए हैं, वो सब आपको देखने। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।